तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। 23 जनवरी मतलब सिर्फ एक हफ्ता रह गया और जनवरी खत्म हो जाएगा 2025 का। आर यू किडिंग मी? तो 23 जनवरी की शुरुआत करते हैं और याद करते हैं कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है। तो आज के दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसको याद किया जाता है और ये मनाया जा रहा है 2021 से। 2025 का जो है वो मनाया जाएगा इन द सिटी ऑफ कटक। अब बात करते हैं कुछ रिवीजन के न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है मनीष सिन्हा मैम, तो बेसिकली उन्होंने और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने दोनों ने एक एमओयू साइन किया जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी का जो टेक्निकल कॉपरेशन प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मैकाट्रॉनिक्स इन इंडिया। तो नॉर्मली देखा जाए तो एनसीईआरटी की बात आती है तो हमारे मन में जो चीज़ें आ सकती है वो आ सकती है सीबीएसई या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर अगर मैकाट्रॉनिक्स की बात करी जाए तो थोड़ा सा हो सकता है कि नीति आयोग का एंगल आ जाए क्योंकि उसका अटल इनोवेशन मिशन है। और इसके अलावा अगर किसी चीज़ की बात आ सकती है तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप की बात आ सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके हमारे मन में क्लिक हो सकता है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्लिक होना बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई ताकि थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस एक तरीके से उस तरफ जाए कि यार क्या क्या चीज़ें हो सकती है और कहीं ना कहीं हमें पता भी चलता रहे कि क्या क्या और ऐसी चीज़ें हैं। जैसे अटल इनोवेशन मिशन का लिंक आप में से अगर कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा है इसका नाम, तो बेसिकली नीति आयोग जो है वो 2015 में बना था। उससे वो एक ऐसा एक्चुअली थिंक टैंक है। इससे पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन होता था जो 5 ईयर प्लान्स बनाते थे। तो 2016 में अटल इनोवेशन मिशन बना था जिसके अंतर्गत अटल टिंकरिंग लैब्स बनी थी। तो बेसिकली टू प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेक्नोलॉजी टू स्टूडेंट्स इन स्कूल लेवल। तो अटल टिंकरिंग लैब जो है वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक इनिशिएटिव था इन इसी चीज़ में, रोबोटिक्स वगैरह में अगर आपको आगे जाके स्पेशलाइजेशन करनी है। तो मैकाट्रॉन सुनने में ऐसा लगता है थोड़ा सा रोबोटिक्स साउंड है, तो फिर इसलिए मेरे को लगा कि वहाँ से इसका बिलिंग जोड़ा जा सकता है। बट यहाँ पर बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो इसलिए ये चीज़ एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थी। अब दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन विच इज सिचुएटेड इन भोपाल ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट बात करेंगे हम रिपोर्ट के बारे में। एक रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दी है जिसका नाम है एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या हमें डिस्कस करना है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है इन 2022 एंड 23 इज एस्टिमेटेड एट 11.74% ऑफ नेशनल इनकम। और इसमें जो इसको कैलकुलेट करने में जो फ्रेमवर्क यूज करा है वो है OECD का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट विच इज सप्लीमेंटेड बाय द इनपुट आउटपुट अप्रोच बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। कूल। अब ये रिपोर्ट के पार्ट्स है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड चीज़ ये है कि आईसीटी का जो सेक्टर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, इट हैज़ अकाउंटेड टू 7.83% ऑफ ये जीवीए एंड न्यू एंड ट्रेडिशनल सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 2% ईच। तो अगर देखा जाए तो 11.74% का जो डिजिटल इकोनॉमी का शेयर है उसके बेसिकली फर्दर कैटेगराइजेशन करी गई है कि उसमें से जो आईसीटी सेक्टर है उसका सबसे ज़्यादा शेयर है 7% का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो हमारे ट्रेडिशनल जो सेक्टर्स हैं, जैसे हो गया BFSI सेक्टर, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो हमारे जो न्यू सेक्टर्स हैं डिजिटल इकोनॉमी में, जैसे फिनटेक वाले जो एप्लीकेशंस आ गए, तो इन सब का मिला के देखा जाए तो 4% है, 2% न्यू का और 2% ट्रेडिशनल का। अपार्ट फ्रॉम दैट देखा जाए तो डिजिटल इकोनॉमी है सपोर्टेड 14.67 मिलियन वर्कर्स इन 2022 to 23, एक साल के अंदर ही, अकाउंटिंग फॉर 2.55% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। तो ये अपने आप में एक बहुत मेजर एक माइलस्टोन है जो इसने अचीव करा हमारे डिजिटल इकोनॉमी ने। अगर इकोनॉमी की बात करी जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ पैसों से रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसे ग्रीन इकोनॉमी है तो ग्रीन इकोनॉमी में हम ये भी बात करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे चलता है। उसी तरीके से डिजिटल इकोनॉमी में जितने भी चीज़ें हम डिजिटली कर रहे हैं, जो कि पहले हम पेपर या पेन एंड पेपर मोड में किसी भी और वे में करते थे विच वॉज नॉट डिजिटल, तो सारी चीज़ें डिजिटल इकोनॉमी के अंदर आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि उससे उसको आप पैसों के टर्म्स में ही मेजर करें। बट तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नहीं कि अगर इस रिपोर्ट की हम बात करें डिजिटल इकोनॉमी की तो कहीं आपको ये गैस ना लगे कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री से या फिर स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री से या फिर कॉमर्स मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो दिस इज बेसिकली रिलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं किसी भी चीज़ को डिजिटलाइज करने में, तो उसमें जो मेन जो पार्ट आएगा, जो रोल प्ले करेगा, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ही करेगी। तो इसलिए यहाँ से आपको ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम
ओके, एक और पॉइंट है, इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो नियरली ट्वाइस एज फास्ट एज द ओवरऑल इकोनॉमी, रीचिंग नियरली 20% ऑफ नेशनल इनकम बाय 2030। ये अपने आप में बहुत चीज़ ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि 11.74% है, बट हम चाहते हैं कि वो 20% तक रीच करे बाय 2030, मतलब इन जस्ट नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो बेसिकली इसके द्वारा जो कवि है वो कहना क्या चाहता है, कवि ये कहना चाहते हैं कि अगले 5 सालों तक हमें इसमें ज़्यादा इतनी ज़्यादा रिसर्च करनी और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है कि जितने भी हमारे जो फाइल्स है और जितने भी हमारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको डिजिटलाइज करना है जल्दी से जल्दी। और 20% जो है हमारा नेशनल इनकम का जो है कंट्रीब्यूशन डिजिटल इकोनॉमी से ही है। उसका ये मतलब है, जब अब जैसे एक ई सांख्यिकी पोर्टल जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिसेंटली लॉन्च करा था, एंड विद इन जस्ट स्पैन ऑफ 6 और 7 मंथ्स उसने कितने ज़्यादा मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो ऑनलाइन कर दिए। जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूट्यूब जो है वो भी 2000 के आसपास आया था, और उसके अंदर उस टाइम के आसपास से ही काफ़ी सारे पुराने 1940s के भी गाने जो है वो भी अपलोड कर गए थे। और आज के डेट में कोई भी ऐसा गाना शायद नहीं होगा जो कि कभी रिलीज होगा और वो यूट्यूब पर नहीं होगा। तो इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में इतने सारी चीज़ों को डिजिटली लाने का पॉइंट क्या है? एक तो ईज टू लोकेट, ईज टू ऑपरेट, उसके ऊपर और भी ज़्यादा काम कर सकते हो बहुत ही ईजिली। और अपार्ट फ्रॉम दैट इट सेव्स कॉस्ट, इट सेव्स मनी, इट सेव्स स्पेस। आपको सारी चीज़ें कहीं पर रखने की जरूरत नहीं, सारी की सारी कॉम्पैक्टली अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सारे जानते हैं कि डिजिटल चीज़ों का क्या क्या बेनिफिट होता है, तो उसी का ही यहाँ पर ये मेजर रोल बेसिकली यहाँ पे बताया गया इस रिपोर्ट के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 अंडर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2024, जिसकी थीम है एडवांसिंग होलिस्टिक हेल्थ केयर फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो बेसिकली ये कॉन्क्लेव जो है ऑर्गेनाइज होने वाला है। एंड अगर हम बात करें धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की, तो ये अभी रिसेंटली 2024 की जो बजट है उसमें इसका अनाउंसमेंट हुई थी। इससे ही रिलेटेड एक और न्यूज़ है, एक और स्कीम है पीएम जनमन जो हुई थी उससे पिछले वाले बजट में, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी हम बात करते हैं कि जैसे हेल्थ कॉन्क्लेव है, ये पर्टिकुलरली बात करता है हेल्थ एक सेक्टर में, और बात करता है ये जो हमारे ट्राइबल पीपल है उनके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो इसके अंदर बहुत ही उन्होंने बोला इमोशनल आपको सपोर्ट के साथ हेल्थ को एम्पावर करना है, बिकॉज थोड़ा एक इमोशनल एंगल आ जाता है, बिकॉज इसमें सोसाइटी का थोड़ा सा फॉल्ट आ जाता है, क्योंकि बहुत टाइम से अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ कम्युनिटीज़ को अगर बहुत ज़्यादा आप सेपरेटेड रखते हो बाकी सेक्टर ऑफ द कम्युनिटी से, तो ऑफ कोर्स इन ऑर्डर टू टच दैट पर्टिकुलर सेक्टर आपको थोड़ा सा सिंपथाइज वे में वहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे तो सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करेंगे। तो इससे एक एंगल जो निकल कर आता है जो कि हमारे लिए याद करना इंपॉर्टेंट है, 2047 का हमने टारगेट सोच रखा है कि सिकल सेल एनीमिया जो है उसको हमें रिमूव करना है। अब ये बेसिकली होता है कि ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कभी कोई पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि हमने बस वही चीज़ एक बार कहीं से सुन ली और बस उसको रट्टू तोता की तरह आगे हम लेते जा गए, क्योंकि वही हमारे समाज के साथ बहुत बड़ी दिक्कत भी है। जो हमारा हिस्ट्री है, जो हमारी कल्चर है, वो हमें इतना सब कुछ बार बार सिखाती है कि जो भी चीज़ हो रही है, जो भी चीज़ हम कल्चरली फॉलो करते आ रहे हैं, उसके पीछे बहुत लॉजिक थे, बहुत तगड़ी साइंस थी, जो कि हम आज भूल चुके हैं। बस हमें हमारे बड़े बोल देते कि ऐसे करते और हम चुपचाप कर रहे हैं। दैट इज़ रॉन्ग, सो दैट इज़ वाई यू शुड नो। और अगर वो आपको पता भी चल जाए तो आपको और अच्छे से याद भी रहती है चीज़ें। तो बेसिकली सिकल सेल एनीमिया जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, अगर वो ठीक ढंग से फॉर्म नहीं होते हैं, उनकी शेप अगर ठीक ढंग से फॉर्म नहीं होती है, तो ढंग से फंक्शन भी नहीं कर पाएंगे, तो ढंग से रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, और हीमोग्लोबिन की उस वजह से कमी हो जाएगी। तो इसी को बीमारी को सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं, जिसको 2047 तक रिमूव करने की या टू एलिमिनेट करने की यहाँ पर बात करी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धरती आबा, ये जो हमारा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का जो स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे। तो 2024 में ही लॉन्च हुई थी। इसका जो आउटले है वो है 79,156 करोड़, एंड इट इज गोइंग टू कवर 63,843 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल इन 549 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2,911 ब्लॉक्स इन 30 स्टेट्स। बहुत सारे नंबर है, तो एक बार इनको फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा रफ फिगर मान लेते हैं। ठीक है, तो अराउंड 80,000 करोड़ का इसका बजट है। इन 63,000 विलेजेस में काम करेगा अक्रॉस 5 करोड़ ट्राइबल पीपल इन 30 स्टेट्स एंड 2,900 ब्लॉक्स। ठीक है, एंड 549 डिस्ट्रिक्ट्स। एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया था। तो इट
basically aims to eliminate critical gaps in social infrastructure, health, education and livelihood. अब इसी के ही लाइंस पे एक और हमारे पास ऑलरेडी स्कीम है पीएम जनमन, जिसकी फुल फॉर्म है जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब ये जो लॉन्च हुआ था 2023 में हुआ था, इसका जो आउटले वो 24,104 करोड़ रुपीज। इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड टिल 2025 to 26 to focus on the particularly vulnerable tribal groups and इसका और पहले वाली जो स्कीम है उसके बीच में जो डिफरेंसेस है वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। इसमें हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात करें और वहाँ पे ट्राइबल ग्रुप्स इन जनरल है, तो बेसिकली यही फ़र्क है। बाकी दोनों के अंदर जो पूरा मोटा मोटा जो एम है वो यही है कि आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और एक अच्छा लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है ट्राइबल पीपल को। नेक्स्ट बात करेंगे, पीयूष गोयल सर हैज सेट अ टारगेट ऑफ 10,000 जोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स बाय 2030। अभी हमारे पास जो है वो 605 GI टैक्स है एंड वी आर टारगेटिंग टू हैव मोर देन 10,000 GI टैक्स बाय द एंड ऑफ 2030। अगेन नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास GI टैक्स हो जाए। GI टैक्स के अगर आप कुछ और भी देखते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टडिंग, तो शार्क टैंक के अंदर भी कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो फाउंडर्स होते हैं वो बताते हैं कि हमारे इस प्रोडक्ट को GI टैग भी मिला हुआ है। तो GI टैग बेसिकली वो एक तरीके का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने आज कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर दी तो आप उसको पेटेंट करा लोगे, या फिर अगर आपने कोई और क्या चीज़ पेटेंट होती है, अगर आपने कोई नया गैजेट अगर कोई बना दिया है तो आप उसको पेटेंट करा लोगे, तो ताकि कोई उसको रेप्लिकेट ना कर पाए, और अगर रेप्लिकेट करे तो आपको उसके बदले में रॉयल्टी मिले। तो उसी तरीके से ही GI टैग जो होता है बेसिकली इट इज़ टू सेफ गार्ड दी कल्चर, और कल्चर से रिलेटेड भी GI टैग हो सकता है, या फिर आपके किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी आर्ट फॉर्म से रिलेटेड वो GI टैग हो सकता है, ताकि जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जिन लोगों की भी कंट्रीब्यूशन लगी है वो जो एक कल्चर है वो एक पर्टिकुलर अगर एरिया से ही वो आ रहा है तो उसको सेफ गार्ड रखे, कोई उसको एक्सप्लॉइट ना कर पाए, एंड अगर उसको इंटरनेशनली भी रिकॉग्निशन मिल रही है तो भी उसका एसेंस जो है वो ख़त्म ना हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर किसी स्मॉल टाउन में बनी, अब वहाँ पर इतनी मार्केट नहीं है कि उसको इतना ज़्यादा रीच मिल सके, तो आई ऑन द अदर हैंड मेरी अगर मान लो बहुत अच्छी रीच है, मेरी बहुत अच्छी नेटवर्किंग है, तो मैं क्या करूँगा, मैं वैसे ही कभी घूमने चला गया और मैंने देखा इस पर्टिकुलर स्मॉल विलेज में ये चीज़ बहुत अच्छी मिलती है और इसकी मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी होगी, तो मैं चुपचाप वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ से सामान ले आऊँगा और बाद में उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच दूँगा और बोलूँगा कि ये तो मेरी चीज़ है। तो एक तो उन लोगों को उनका हक नहीं मिला जो उनको एक्चुअली में मिलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को पता ही नहीं चला कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो GI टैग जो है इट सॉल्व्स बोथ दीज प्रॉब्लम्स। इससे मेरे को एक और मूवी याद है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, बट बड़ी तुम्बाड़, हाँ तुम्बाड़ वो मूवी है, उसके अंदर भी यही था कि जहाँ से वो सोने के सिक्के आ रहे थे वो किसी को नहीं पता थी कि कौन सी जगह है, कहाँ से कैसे आ रहे हैं। ऑल एवरीवन मैटर, जो सबके लिए जो मैटर कर रहा था वो यही था कि हाँ भाई सोने के सिक्के आ रहे हैं तो इसको बंदे को पैसे दे दो, और वो अमीर बन गया था। तो अगर वो जो क्या था वो सोजा वरना हस्तर आ जाएगा, तो अगर हस्तर को जो GI टैग मिल जाता तो फिर वो सारी प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर बात करी जाए तो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और हम ONDC के बारे में बात करेंगे। तो ONDC जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इज जस्ट लाइक अ प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जहाँ पर जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट खुद यहाँ पे मार्केट कर सकती है, एंड यहाँ से आप जो GI टैक्स है, जो प्रोडक्ट्स के पास GI टैक्स है उनको यहाँ पर एक अटेंशन ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि हाँ भाई यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट है जिनको GI टैक्स मिली हुई है, और इनको इस तरीके से प्रमोशन भी मिलता है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, आपको ये दोनों चीज़ों के अंदर वैसे डिफरेंस वैसे भी इन जनरल पता होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम GI टैक्स। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है दैट इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म वेयर इफ you have some product and you want to sell that product to government, so in order to go through the सिफारिश वाला route या फिर through the corruption वाला route, you can just simply list your products in the government e-marketplace and the government departments can choose your particular product from that particular marketplace. So it's like a place where it's like an Amazon platform जहाँ पर
आप सेलर हो और जो बायर है वो कोई कस्टमर या पब्लिक नहीं है, वो एक्चुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस बनाया। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले तो करप्शन हो रहे थे, अभी एक ट्रांसपेरेंट मॉडल बन गया है। अब अगर किसी को भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई भी सर्विसेज या गुड्स चाहिए होंगे तो उनको करप्शन के थ्रू, अपने जान पहचान वाले के थ्रू नहीं, आप वो सीधा मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस पर जाएंगे जैम पोर्टल पे, और वो देख लेंगे कि हाँ भाई किसका सबसे बेस्ट हमारे लिए ऑफर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम किस चीज़ के बारे में, 10 ईयर्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बात करेंगे। इनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करी जाए तो सेक्स रेशियो एट बर्थ हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 918 टू 930। नेक्स्ट बात करिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का, तो 75.51% से 78% हो चुका है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करी जाए तो 61% से 97.3% हो चुका है, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो वो भी 61% से 80.5% हो चुका है। अब ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन क्या होती है? एंटीनेटल मतलब कि आफ्टर गिविंग, आफ्टर कंसीविंग बर्थ। एक मिनट, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक, क्योंकि एंटीनेटल और एक और होता है, शायद पोस्ट नेटल होता है। पोस्ट नेटल आई गेस आफ्टर डिलीवरी, एंड एंटीनेटल आई गेस बिफोर दिस डिलीवरी। एंड आई गेस इट मेक सेंस बिकॉज ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, तो आई गेस जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो ये हो गया कि जो जेस्टेशन पीरियड होता है उसका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया, तो उसके रजिस्ट्रेशन जो है वो भी 61% से 80% हो चुकी है। अब इसका फ़ायदा क्या मिलता है इन सब चीज़ों का, कि जब एक सारी चीज़ें डिजिटली हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, अगेन डिजिटल की बात करते हैं हम, तो डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं उन लोगों को हु माइट बी द बेनिफिशियरी ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, जिसमें से एक आ जाती है हमारे पास प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो वर्किंग विमेन है, इफ़ दे वांट, वर्किंग मदर्स आई वुड से, तो उनको अगर हॉस्टल चाहिए तो वो उनको बहुत इजी और बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही सेफ लोकेलिटी में मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनको क्रैच भी मिलते हैं अपने बेबीज़ को स्टोर तो नहीं, अपने बेबीज़ का ख्याल रखने के लिए, कि हाँ भाई वाइल यू आर वर्किंग यू कैन मेक योर बेबीज़ अटेंड दैट पर्टिकुलर क्रैच, ताकि वो वहाँ पर अपना सेफ रह सके और उनको टेंशन फ्री रह सके। तो इसी के लिए काफ़ी सारी हमारे पास योजनाएं हुई है, जैसे मिशन, अगर एक अम्ब्रेला स्कीम की बात करें तो मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके अंदर संबल और सामर्थ्य करके दो अलग अलग कैटेगरीज है, जिसके अंदर ये सारी बहुत सारी जो स्कीम है जो कि विमेन एंड चाइल्ड दोनों के लिए है, उनको ऐसे बांट रखा है। तो संबल की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर आती है जो चाइल्ड या फिर वुमेन की सेफ्टी से रिलेटेड है, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, या फिर उनको सेफ गार्ड रखने के लिए कि अगर कभी भी कोई इशू है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, और वो सब इनकी सेफ्टी के लिए। बट अगर सामर्थ्य की बात करें तो वहाँ पे एम्पावरमेंट के लिए, जैसे कि अभी हमने बात करी थी पीएम मातृ वंदना योजना के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे अ न्यू सिस्टम जिसका नाम है व्हेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू बी प्लान्ड बाय सेबी। बेसिकली क्या होता है कि जब आईपीओ एक रिलीज होता है तो जो उसका टर्न अराउंड टाइम होता है कि हाँ भाई आपने एक बार आईपीओ में कुछ शेयर्स परचेस करे, नाउ जस्ट जब तक उस शेयर की डिलीवरी आती है उसमें कभी कभी टाइम लग जाता है। पहले क्या होता था दिसंबर 2023 से आई पहले तक T+6 का टाइम पीरियड होता था, कि एक बार आपने जब शेयर्स परचेस करे तो 6 दिन लगते थे उसका डिलीवरी आने में आईपीओ में, और उसके बाद T+3 डे हो गया। बट नाउ सेबी वांट्स कि कोई भी टाइम लगे ही ना, जैसे आपने शेयर परचेस करें सेम डे ही आपके पास डिलीवरी आ जाए, सो दैट इन केस अगर आपका कल को मन करता है कि इसको अगर सेल कर दूं या फिर कोई और अगर कोई बेटर प्राइस देना चाहता है तो आप उसको उसी टाइम सेल कर सकते हो। अभी क्या हो रहा था कि अभी भी बेटर ऑफर्स या फिर उनका लोगों का मन तो चुलबुल होता है अगर किसी को शेयर को दोबारा से सेल करना हो इवन बिफोर द डिलीवरी, तो वो बेसिकली स्पेकुलेशन और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की हो जाती है, बिकॉज एक तो रेगुलेटेड नहीं होती थी अभी तक। लोग क्या कहते हैं उसे लीगली, या आई मीन इट वॉज नॉट लीगल क्योंकि ऑफकोर्स तो सेबी ने अलाउड नहीं कर रखा था, तो लोग अपने तरीके से प्राइवेटली शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते थे। बट अब इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज सेम डे अगर सेटलमेंट हो जाएगी तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अमिताभ कांत सर की, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली ऑथर करी है एक बुक जिसका नाम है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। अब ये इन्होंने क्या ऑथर करी क्योंकि ये G20 के शेरपा भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अमिताभ कांत सर की बात करें तो ये पहले फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग भी रह चुके हैं।
और उसके बाद ये G20 के इंडिया के शेरपा बन चुके हैं। इससे पहले G20 के शेरपा थे वो थे पीयूष गोयल सर। उस टाइम इनके पास काफ़ी सारे काम होते थे। G20 के शेरपा भी थे, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स के मिनिस्टर थे और कॉमर्स मिनिस्ट्री के थे वो मिनिस्टर। तो अब उनके पास थोड़ा सा चिल हो गया था जब से अमिताभ कांत सर ने उनको ज्वाइन करा था। नेक्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस इज गोइंग टू बी होस्टेड एट गुजरात। तो ये था आज का न्यूज़ का सेशन। अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ हो जो मैंने शायद गलती से कुछ गलत बोल दिया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट डू चेक आउट दी टेलीग्राम चैनल द कूल स्कूल, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे आपके दोस्त मिलेंगे। एक बार चेकआउट कर लेना, नहीं पसंद आया तो छोड़ देना है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और अगर आपको रिवाइज करना है ये सारी चीज़ें तो आप द कूल स्कूल पर ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट quizzes every day at 9 p.m. Apart from that, you get puzzles, data interpretation, practice sets, and vocabulary, and बहुत सारी अमेजिंग और चीज़ें बाकी देखना तो भाई तो कूल स्कूल ज्वाइन करो, ठीक है। ओके, टाटा बाय, मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।